Hi guys, good afternoon. So let's go. Guru, what is the definition of audit? Guru? Hi guys, good evening. थोड़ा इधर हट जाओ बच्चों तुम. हाँ हाँ वापस से खेलते हैं. Hi guys, good evening. So yesterday we completed with two important standards और वो दो standards कौन से थे बच्चों? essay number 200 and 210. ये दो standards हमने पढ़े थे. आज हम लोग essay 200 की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे. वो होगा आपका SA नंबर 220, the next in the lot. SA नंबर 220 जो बात करता है अबाउट क्वालिटी कंट्रोल ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ज़्यादा बड़ा नहीं है ये स्टैंडर्ड, है ना बच्चों? देखते वाला इसको कितना है, क्या है इसके अंदर. सो SA 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अपने को रिक्वायरमेंट देखना है और वाह यार कितना कितना सा है वो, अमेजिंग. अरे 10 पॉइंट, बस 10 पॉइंट है इसके अंदर, बस वेरी सिंपल है ना, राइट. सो अब हम लोग पहले क्या करेंगे, पूरा इसको समझेंगे. अब समझने से पहले आपको एक चीज़ में फिर से ध्यान दिला दूँ जो कल अपनी बात हुई थी. एसेज एप्लीकेबल होते हैं व्हेन वी डू व्हाट, ऑडिट. सिंपल सी बात है, वेयर वी आर प्रोवाइडिंग व्हाट, रीजनेबल अश्योरेंस. एंड दूसरा जो है ये ऑडिट किस पे हो रहा है, ये ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आपको याद होगा जब हमने कल डिस्कशन किया था तो उसके अंदर हमने क्या बोला था कि जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रीजनेबल अश्योरेंस देने वाला काम करते हैं तो उस घड़ी उस समय जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं वो कौन सी एक्टिविटी है, ऑडिट की, बराबर. और उस समय पे एप्लीकेबल क्या होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. सो यहाँ पे हम लोग क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब सिंपल सी बात है कि जब हम लोग ऑडिट कर रहे हैं ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर टू मेक श्योर दैट द क्वालिटी इज अचीव्ड. आई बात समझ में आपको? यस. सो अब हम लोग इस स्टैंडर्ड को पढ़ते हैं, एकदम अच्छे से समझते हैं. पहले मैं आपको पूरा समझाता हूँ एंड टू एंड. बहुत बड़ा चार्ट बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 10 पॉइंट है उसके अंदर अपने को पढ़ने हैं. सो पूरा वो चार्ट अपना बनेगा. वो चार्ट अपना पूरा बनने के बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, उसको आप नोट करेंगे. पहले आपको आराम से कॉन्सेप्ट को सुनना है, लिखना है, फिर उसके बाद हम लोग नोट से पढ़ेंगे उसको. शैल वी स्टार्ट गाइस? यस. सो एसे नंबर 220 जिसका नाम क्या है बच्चों, क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वेरी सिंपल, बहुत मस्त स्टैंडर्ड है ये, एकदम आराम से ध्यान दीजिएगा. सो क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो दोस्तों क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना. सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं. वो जो पर्सन है वो कौन है, जिसको हम लोग नाम देंगे, वी विल कॉल हिम एज व्हाट, दी एंगेजमेंट पार्टनर. क्या नाम होगा उसका, एंगेजमेंट पार्टनर. वेरी गुड. और इस एंगेजमेंट पार्टनर के साथ और बहुत सारे लोग होते हैं जो उसके साथ काम करते हैं. इन्हें हम लोग क्या नाम देंगे, एंगेजमेंट टीम. बहुत सही. सो यहाँ पे ये काम करने वाले दो लोग हैं, एंगेजमेंट पार्टनर एंड एंगेजमेंट टीम, बराबर. सो यहाँ पे जो एंगेजमेंट पार्टनर है ना, इस एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर हम लोग लगाते हैं एक लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या लगाएंगे, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एंगेजमेंट पार्टनर, सिंस ये लीडर है ना, ही इज गोइंग टू लीड द ऑडिट, बराबर. तो इसके ऊपर हम लोग एक लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाते हैं. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाते हैं कि बाबा तू जो लीडर है ना,
you have to take the responsibility that the quality on each audit assignment will be complied by you. आई बात समझ में? It is the responsibility of that engagement partner. कि बाबा ऐसे क्या बोलता है कि तुम जब ऑडिट करने वाले हो ना ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम चाहते हैं कि इस ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, और वो अच्छे तरीके से काम होने के लिए एंगेजमेंट पार्टनर ने क्या करना चाहिए, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. दैट इज व्हाट द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी इज. द फर्स्ट पॉइंट नोट्स में आपको दिख रहा है. फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है, रिक्वायरमेंट्स के अंदर इज द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी. साइमल्टेनियसली पढ़ ले क्या वो पॉइंट भी? यस, वेरी इजी. फर्स्ट पॉइंट हम लोग सीधा पहले ऑब्जेक्टिव स्कोप वगैरह में अभी तक नहीं गए हैं, सीधा पहले अपन रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट अंडर रिक्वायरमेंट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वो बात करता है द एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट, दैट इज ईच ऑडिट असाइनमेंट में. एनी डिफिकल्टी टिल हियर? नो. फर्स्ट पॉइंट वेरी सिंपल. चार्ट भी ध्यान में रखना, बहुत सिंपल है ये, ऐसे अपने को पढ़ने के लिए. फिर उसके बाद यहां पे एंगेजमेंट टीम भी है अपने पास. कौन है बच्चों अपने पास? एंगेजमेंट टीम. सो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, द एंगेजमेंट पार्टनर विल ऑल्सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट दिस एंगेजमेंट टीम, ये जो एंगेजमेंट टीम है ना, दिस एंगेजमेंट टीम कंप्लाइज विथ व्हाट? दिस एंगेजमेंट टीम कंप्लाइज विथ द relevant ethical requirements. एंगेजमेंट पार्टनर को और क्या देखना है बच्चों, कि हमारी जो ये एंगेजमेंट टीम है, ये एंगेजमेंट टीम उन एथिकल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करे. बराबर के नहीं? एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स हम सबको मालूम है. एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, लिखूं मैं यहां पे आपके लिए, लिख देता हूं मैं. अपने जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो होते हैं कौन से? इंटीग्रिटी, देन वी हैव इज द ऑब्जेक्टिविटी, देन वी हैव इज द कॉन्फिडेंशियलिटी. ठीक है, ये सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स. कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर उसके बाद वी हैव प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, एंड ड्यू केयर. उसके बाद हमारे पास है प्रोफेशनल बिहेवियर, और आखिरी में हमारे पास है इंडिपेंडेंस. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं. एंड इफ यू रिमेंबर, हम लोग ने ऐसे 200 भी पढ़ा था, और ऐसे 200 में भी हमने क्या पढ़ा था, रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपको याद आते होंगे कि हम लोग ने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, मेंटेन प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, एंड लास्ट में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट रिस्क. ऐसे 4 पॉइंट्स पढ़े थे, याद है आपको? ये बोलो यस और नो. स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, फिर उसके बाद मटेरियलिटी, रीजनेबल अश्योरेंस, प्लानिंग. याद आ रहा है आपको? ऐसे कुछ पढ़ा था अपन ने जी. सो यहां पे जो एंगेजमेंट पार्टनर है ना, ये क्वालिटी को अचीव करने के लिए वो क्या कहता है, सबसे पहले मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा. किस चीज के लिए? कि अब हर एक ऑडिट में अच्छी क्वालिटी हम लोग अचीव करें. ये होगा या नहीं होगा, ये अचीव कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसकी पूरी जिम्मेदारी कौन लेगा? एंगेजमेंट पार्टनर. आई बात समझ में? नंबर 2 पॉइंट क्या कहता है इसके साथ साथ, कि द एंगेजमेंट पार्टनर विल ऑल्सो मेक श्योर दैट हिज एंगेजमेंट टीम इट कंप्लाइज विथ व्हाट? द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स. बराबर. अब आप समझने की कोशिश करो, हम लोग यहां पे फाइट किसके ऊपर कर रहे हैं? आवर फाइट इज सर टू कंप्लाई विथ व्हाट? द क्वालिटी. हम लोग को क्वालिटी अचीव करना है. अब समझिए, अगर आपकी एंगेजमेंट टीम ईमानदार है, बराबर के नहीं, वो जो भी नॉलेज उनको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मिला है, बराबर, वो बाहर वालों को नहीं बताते, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं, दे मेंटेन व्हाट? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनली बिहेव करते हैं. मतलब जो नीचे एथिकल रिक्वायरमेंट्स के एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, अगर ये सारी चीजें अगर बच्चों वो फॉलो करते हैं, सो टेल मी, क्या अपन क्वालिटी अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं. सो इसीलिए एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है कि टू सी वेदर द एंगेजमेंट टीम कंप्लाइज विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स और नॉट. आई बात समझ में आपको?
यस और अगर नहीं करता है ना वो, तो अपन ने उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का, बराबर के नहीं, कि अब वो काम नहीं करता है तो उसको फिर उसको ऑफिस में ही बिठाओ, उसको बाहर भेजो मत फिर, बराबर। ओके, सो यहां पे आप देखोगे सेकंड पॉइंट जो अपना है, वो सेकंड पॉइंट किसके बारे में बात करता है, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो जो अपना चार्ट बन रहा है आपको दिखता होगा कि जो एक कलर मैं यूज कर रहा हूं पर्पल कलर का, तो वो मैं किसके लिए यूज कर रहा हूं, टू कवर द हेडिंग्स। समझ रहा है आपको, यस तो ये अपने को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखना है। सो यहां पे हम लोग सेकंड पॉइंट क्या देखते हैं, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो वो क्या कहता है, द एंगेजमेंट पार्टनर शैल रिमेन अलर्ट, हमेशा उसने अलर्ट रहना है, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग इंक्वायरीज एज नेसेसरी फॉर द एविडेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स बाय द मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम। इन अदर वर्ड्स, इन मोर सिंपल वर्ड्स, हम लोग और क्या देखेंगे, इसका मतलब ही अदर वर्ड्स में क्या होगा, टू मेक श्योर दैट वेदर द एंगेजमेंट टीम इज कंप्लाइंग विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ही हैज टू ऑब्टेन एविडेंस कि बाबा कहीं पे कोई एथिकल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड नॉन कंप्लायंस है या नहीं है, बस वही तो चेक करना है अपने को। सेकेंड पॉइंट, इफ द मैटर्स कम टू द एंगेजमेंट पार्टनर्स अटेंशन थ्रू द ऑब्जर्वेशन और इंक्वायरीज that indicate that matters of the members of the engagement team have not complied with the relevant ethical requirements, वो उसके अगेंस्ट क्या ले लेंगे बच्चों, appropriate action। और रियल लाइफ में ऑफिस में क्या होता है, ये फाइनल वाले बच्चे तो समझ में आते होंगे, भेजते नहीं उसको क्लाइंट प्लेस पे, फिर ऑफिस में बिठा के रखते हैं, बराबर के नहीं, भाई तू कहीं क्लाइंट वाइंट के जाने के लायक ही का नहीं है, तू ऑफिस में ही बैठ, फाइलिंग कर, टाइपिंग का काम कर, बराबर के नहीं, ये सारा काम करते हैं। वो बाकी के पार्टनर्स के साथ डिस्कशन करके उस आर्टिकल की कैसी वाट लगाने की है, बराबर से उधर डिस्कशन होता है। अब देख लेना, जो आर्टिकल ठीक से काम नहीं करता ना, बराबर एक्शन लिया जाता है उसके अगेंस्ट। सो यहाँ पे हम लोग सेकेंड पॉइंट, ये रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं। आई बात समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर आप अगर देखोगे, जैसे हमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स की बात करी, सो इसके अंदर एथिकल रिक्वायरमेंट्स में अपन ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऐड किया, वो किसके बारे में था, इंडिपेंडेंस। दैट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिपेंडेंस। तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें कोई भी क्लाइंट एक्सेप्ट करने के पहले, ये तो अंदर की बातें है कि हाँ बाबा हम लोग एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे, हम लोग क्वालिटी को पूरा करेंगे, बट कोई भी क्लाइंट को हाँ बोलने के पहले आपने सबसे पहले जो चेक करना है ना, वो क्या चेक करना है आपने, इंडिपेंडेंस, कि क्या आपको अच्छे से काम करना दिया जाएगा या नहीं। वी हैव टू चेक द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। सर मतलब क्या है, सी हमें जो काम करना है ना हमारे क्लाइंट का, वो किसी भी दबाव के अंदर आके काम नहीं करना है। जो हमें लगता है, जैसे हमें लगता है हम वैसा काम करेंगे, बराबर के नहीं। सो बिफोर वी कम्युनिकेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिफोर वी कम्युनिकेट, जो नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, नोट्स में देखते रहना, बिफोर वी कम्युनिकेट एनी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यू विद द क्लाइंट रिलेशनशिप, ऐसा दिख रहा है कि आपको पॉइंट, बोलो यस और नो। बिफोर वी एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू विद द क्लाइंट रिलेशनशिप, अपने को सबसे पहले चेक करना है कि क्या हम लोग वहां पे इंडिपेंडेंट रह सकते हैं या नहीं, बिकॉज इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव व्हाट, क्वालिटी। इफ यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, इफ यू आर अंडर द प्रेशर ऑफ एनीवन एल्स, यू कैनॉट वर्क हाउ यू वांट टू वर्क, हाउ विल यू अचीव द क्वालिटी देन, नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर इट इज वेरी मच ऑफ इंपॉर्टेंस दैट आपने इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होती है या नहीं होती है, उसको चेक करना। सो दैट इज व्हाट SA 220 विच एम्स फॉर क्वालिटी टेल्स यू कि बाबा इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दैट यू हैव टू चेक व्हाट, इंडिपेंडेंस। द क्वेश्चन इज, सर हाउ डू वी असर्टन एक्चुअली वेदर वी आर इंडिपेंडेंट और नॉट इन रिस्पेक्ट टू द क्लाइंट, बराबर, ऑफ whom we are going to conduct the audit. सो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या कहा जाता है कि इंडिपेंडेंस को चेक करने के लिए व्हाट यू डू इज यू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म्स एंड द नेटवर्क फर्म्स। क्या करना है आपको,
सबसे पहले आपको कहते हैं यू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म्स एंड द नेटवर्क फर्म्स। इसका मतलब क्या है सर? ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी हम किसी क्लाइंट को अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करते हैं ना, बिफोर एक्सेप्टेंस देर इज एन एथिकल रिक्वायरमेंट इन आवर प्रोफेशनल एथिक्स दैट वी नीड टू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर, विद द रिटायरिंग ऑडिटर। मतलब क्या है, अगर आज मुझे कोई अपॉइंट करता है कि सर यू आर अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड कंपनी, इमोशनल होके मैं लगे हाँ नहीं बोल सकता, हाँ चलो मैं ऑडिट करता हूँ आपका, ऐसा नहीं होएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है? सबसे पहले जो इस कंपनी का पहला जो ऑडिटर था ना, मुझे उससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आई नीड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज फर्म्स कि भाई तुमको क्यों निकाला गया, या तुमने रेजिग्नेशन क्यों दिया, ऐसा आखिर क्या हुआ था जिसके वजह से आपको वो असाइनमेंट, वो एंगेजमेंट आपको छोड़ना पड़ा? क्या आपको फीस नहीं देते थे? क्या आप पे लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन लगाते थे? ऐसा हुआ क्या आखिरकार? बताइए आप हमें, बराबर के नहीं? बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो उन्होंने, वो क्लाइंट ने जो प्रीवियस ऑडिटर के साथ किया, स्वाभाविक तौर पे वो आपके साथ भी वैसा ही कर सकते हैं, बराबर के नहीं? सो हम लोग इस क्लाइंट से रिलेटेड इंडिपेंडेंट रह सकते हैं या नहीं रह सकते, ये अपने को चेक करने के लिए वी नीड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म्स एंड द नेटवर्क फर्म्स। आई बात समझ में आपको? जैसे ही हम लोग अब ये नेटवर्क फर्म्स की जब बात करते हैं ना, तो नेटवर्क फर्म्स मतलब क्या होता है? एसोसिएटेड फर्म्स होता है, बराबर कि नहीं? जैसे अभी हम लोग कहे अर्नस्ट एंड यंग, तो उनसे अफिलिएटेड बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स अफिलिएटेड होते हैं जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्क फर्म्स, बराबर कि नहीं? सो यहां पे जब हम लोग उनसे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, पता चलता है कि शायद वो प्रीवियस ऑडिटर के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया होगा, उसको अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस नहीं पे करी गई होंगी, ऐसा कुछ भी अगर होता हुआ होगा, तो यहां पे वंस वी कम टू नो अबाउट दीज थ्रेट्स कि यार पिछले ऑडिटर के साथ कुछ गलत हो गया था, क्या करें आप? उस घड़ी, उस समय व्हाट वी डू इज वी इवैल्यूएट। क्या करते हैं अपन? वी इवैल्यूएट व्हाट? द थ्रेट्स ऑफ आइडेंटिफाइड ब्रीचेस। क्या करते हैं हम लोग? वी इवैल्यूएट द थ्रेट्स ऑफ दोज आइडेंटिफाइड ब्रीचेस। मतलब कि अच्छा पिछले वाले के साथ ऐसा हुआ, अब आइडेंटिफाई हो गया ना वो, बराबर के नहीं? कि उसने उसके साथ ऐसे लिमिटेशन लगाया था, रिस्ट्रिक्शन लगाया था, फलाना डिमकाना। सो अपने लिए उसका कितना इंपैक्ट होगा, वी इवैल्यूएट दैट। हम लोग उसके ऊपर चर्चा विमर्श करते हैं। स्टैंडर्ड समझ में आ रहा ना? हम लोग क्वालिटी को अचीव करने के लिए ये सब मेहनत कर रहे हैं। सो पहले एंगेजमेंट पार्टनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, एंगेजमेंट टीम को बोला यू कंप्लाई विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। क्लाइंट को हाँ बोलने के पहले हम लोग चेक करेंगे इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस में क्या बोला कि बाबा पहले आपने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना है फ्रॉम द फर्म्स एंड द नेटवर्क फर्म्स। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के बाद यू इवैल्यूएट द थ्रेट्स ऑफ द आइडेंटिफाइड ब्रीचेस। जो धोखे आपको दिखे हुए हैं उसको आप इवैल्यूएट करो कि उसका इंपैक्ट कितना होगा करके। अब क्या करें? इवैल्यूएट कर लिया कि इतना इतना इंपैक्ट हो सकता है। व्हाट टू डू नेक्स्ट? नेक्स्ट यहां पे आपको क्या करना होगा इज यू हैव टू टेक व्हाट? appropriate action. You have to take what? Appropriate action to minimize the threat. आई बात समझ में आपको? What do we do? कुछ नहीं सर, हम लोग को इंफॉर्मेशन लिया, पता चला कि थ्रेट है, आइडेंटिफाई करा, अब उसके बेसिस पे वी विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू मिनिमाइज दोस थ्रेट्स। सर क्या हो सकता है अप्रोप्रिएट एक्शन? What can be the appropriate action, sir? The appropriate action will be what? Try to understand. अपन सबसे पहले अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी ना, उसके अंदर क्लियर कट लिख दो कि जैसा तुमने उसके साथ किया था वैसा आप मेरे साथ नहीं कर सकते।
और अगर फिर उसके पहले ही आपको दिखता है कि लिमिटेशन लगाया है, तो कल ही बच्चों ऐसे 210 में पढ़ा था, क्या पढ़ा? इफ देयर इज ए लिमिटेशन प्रायर टू एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑडिट, डू नॉट एक्सेप्ट. कहानी खत्म, ऑडिट इच मत करो उसका. टेक अप्रोप्रिएट एक्शन. सारे स्टैंडर्ड्स कनेक्टेड है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में. टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू मिनिमाइज व्हाट दोज थ्रेट्स. एंड इफ यू आर सक्सेसफुल इन मिनिमाइजिंग दोज थ्रेट्स और एलिमिनेटिंग दोज थ्रेट्स, देन वेरी गुड. डू व्हाट? क्या करने का फिर? एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू विद द क्लाइंट रिलेशनशिप. जमा के नहीं जमा आपको? बोलो यस और नो. यस, खत्म. एनी डिफिकल्टी टिल हियर? नो. सो यहां पे हम लोग आते हैं एंड फिर अपन यहां पे इंडिपेंडेंस, जो अपना थर्ड पॉइंट है, उसमें आपको 3 बुलेट पॉइंट्स दिखते हैं, जो अपन ने 3 पॉइंट्स नीचे नीचे लिखे थे. अरे इतना बड़ा स्टैंडर्ड, मस्त सिंपल करेंगे अपन उसको. देखो क्या लिखा हुआ है. The engagement partner shall form a conclusion on compliance with independence requirement. पहले अपन इंडिपेंडेंट है क्या नहीं, उसके कंक्लूजन पे पहुंचो. ये कैसा करेगा वो? इन डूइंग सो ही विल ऑब्टेन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म एंड द नेटवर्क फर्म्स टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द सर्कमस्टेंसेज एंड रिलेशनशिप्स दैट क्रिएट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस. ही विल ऑब्टेन इंफॉर्मेशन कि कहीं कुछ थ्रेट हो रहा है क्या. नंबर 2, इवेल्युएट द इंफॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाइड ब्रीचेस. अपने को दिख रहा है कहीं कुछ प्रॉब्लम है करके, देयर इज एन आइडेंटिफाइड ब्रीच. सो अपन ने उसको इवेल्युएट करना है ऑन फर्म्स इंडिपेंडेंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन वेदर दे क्रिएट अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट. एंड थर्ड पॉइंट क्या कहता है? टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट सच थ्रेट्स सो एज टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल. यही 3 पॉइंट्स अपन ने चार्ट में लिखे. आई बात समझ में आपको? वेरी सिंपल. एंड वंस आपको दिख के आता है क्या कि बाबा आपका इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, वी मूव अहेड एंड कम्युनिकेट आवर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यू विद द क्लाइंट रिलेशनशिप्स. एनी डिफिकल्टी? नो. आगे बढ़ सकते हैं यहां से? यस. फिर अब यहां पे एक्सेप्टेंस करने के बाद वापस हम लोग ऐसे 210 में आते हैं, जो कल पढ़ाया था. लिंक करना है हर एक स्टैंडर्ड को. अब उसके अंदर आपको याद होगा, देर मे बी चेंज इन एंगेजमेंट आफ्टर व्हाट? द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑडिट. बोलो यस और नो? यस. सो अपन ने वो चेंज को एक्सेप्ट करना या नहीं करना, उसके लिए अपन ने क्या पढ़ा था कि ऑडिटर शुड ऑब्टेन व्हाट? द जस्टिफिकेशन. रीजंस उसने लेने टू चेक वेदर इट इज जस्टिफाइबल और नॉट. चेंज करना चाहते हो तो अपन ने एक्सेप्ट करने के बाद वो आपके इंडिपेंडेंस पे कुछ एक नया थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं. या तो सेकंड सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने के बाद ऑडिटर कम्स अक्रॉस सर्टन इंफॉर्मेशन, बराबर के नहीं, एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग दैट इंफॉर्मेशन ही फील्स लाइक, have I had this information available with me earlier, my conclusion about independence would be different. एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने के बाद ऑडिटर साहब को इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी प्राप्त हो गई जिसको मद्देनजर रखते हुए वो बोलता है कि अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन पहले अवेलेबल होती तो शायद मेरा इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कंक्लूजन कुछ और होता. सो अब क्या करें भाई? अब करें तो क्या करें? सो यहां पे 2 सिचुएशंस मेरे दोस्तों क्रिएट हो रही है. वो 2 सिचुएशंस क्या है? वेरी सिंपल 2 सिचुएशंस. कौन सी 2 सिचुएशंस है? कि आफ्टर एक्सेप्टेंस, क्या बोल रहा हूं मैं? आफ्टर एक्सेप्टेंस 2 सिचुएशंस आर हैपनिंग. थोड़ा अच्छे से बनेंगे ना चार्ट, इतना मस्त बन रहा है अपना तो, बराबर. सो आफ्टर एक्सेप्टेंस 2 सिचुएशंस कैन कम इनटू पिक्चर. 2 सिचुएशंस कौन सी है? एक तो ऑडिटर कंटिन्यूज टू बी इंडिपेंडेंट और ऑडिटर डज नॉट कंटिन्यू टू बी इंडिपेंडेंट. सही बात है ना? बोलो यस और नो? यस. सो यहां पे हम लोग 2 बातें लिखते हैं. एक यहां पे बात लिखते हैं, ऑडिटर डज नॉट कंटिन्यू टू बी independent
और यहां पे हम लोग लिखते हैं ऑडिटर कंटिन्यूज टू बी इंडिपेंडेंट। सही बात है एकदम। अब दोस्तों जब ऑडिटर कंटिन्यूज टू बी इंडिपेंडेंट आफ्टर एक्सेप्टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना काम कंटिन्यू करो। बोलो यस और नो? यस, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट यहां पे इफ द ऑडिटर डज नॉट कंटिन्यू टू बी इंडिपेंडेंट, देयर इज अ ट्रबल। Maybe we need to withdraw from the engagement, we need to give the resignation, or we need to give what? A qualified disclaimer of opinion. कुछ भी देना पड़ सकता है. So in this case what we have to do, again we have to take appropriate action decide appropriate action in consultation with others in the firm. सही बात है ना? क्योंकि वो एंगेजमेंट पार्टनर खुद अकेला थोड़ी डिसीजन लेगा, उसको बाकी लोगों के साथ मिलके उसको वो डिसीजन लेना पड़ेगा उसको. सो ही विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इन कंसल्टेशन विद द अदर्स इन द फर्म. आई बात समझ में आपको? यस. सो यहां पे आपको एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट में आपको दो बातें दिखती है. यहां पे दो पॉइंट्स हैं. द एंगेजमेंट पार्टनर शैल बी सेटिस्फाइड, मतलब व्हाट? ही कंटिन्यूज टू बी इंडिपेंडेंट. He is satisfied that appropriate procedures regarding acceptance and continuance of client relationship and audit engagements have been followed. Okay, satisfy करो, बराबर है ना सब. But if the engagement partner obtains information that have caused the firm to decline the audit engagement, had the information been available to him earlier, उसको एक्सेप्ट करने के बाद कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है जिससे उसको क्या लगता है कि अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन पहले अवेलेबल होती तो शायद मैं वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करता. बराबर कि नहीं? सो व्हाट टू डू नाउ? वो कहता है he shall communicate that information promptly to the firm so that the firm and the engagement partner can take what the necessary action. कि बाबा हमने वो असाइनमेंट एक्सेप्ट करना या नहीं करना. आई बात समझ में आपको? बोलो हाँ या ना? वेरी सिंपल. सो बट अब यहां पे अगर सब कुशल मंगल है, कोई टेंशन नहीं है, सब बढ़िया है, ऑडिटर कंटिन्यूज टू बी इंडिपेंडेंट, तो इस घड़ी इस समय क्या हो जाएगा? आप एरोस को देखते रहना, फ्लो फॉलो करते रहना. आपके लिए इतना बड़ा स्टैंडर्ड है ना, मैं बहुत ही सिंपल कर रहा हूं. मैं एक लूप में बना रहा हूं मैं उसको. ठीक है? सो अब अगर मैं दिखाऊं आपको तो मजाक में इतना पढ़ लिया अपन ने. सो अब यहां पे मेरा एरो कहां से आ रहा है? एंगेजमेंट टीम से नीचे आ रहा है. बराबर. इफ द ऑडिटर कंटिन्यूज टू बी इंडिपेंडेंट. सही है ना? सो फिर अपने को यहां पे क्या करना है? नाउ इट इज टाइम दैट वी डू व्हाट? असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम. मतलब क्या करना है अभी अपने को कि अब भैया सब बराबर है, एकदम बढ़िया हो रहा है, एकदम ऊपर वाले की दुआ से. तो बस फिर अभी अपन ने क्या करना है कि अब अपने को काम करने के लिए वहां पे लोग भेजने पड़ेंगे ना. सो देयर विल बी असाइनमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम. भेजो ना उनको काम करने के लिए. बट फिर अगेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट? व्हेन यू सिलेक्ट द एंगेजमेंट टीम, दे शुड हैव दैट नेसेसरी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एज वेल. नॉलेज होना चाहिए उनको, वॉट वर्क दे आर डूइंग और वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम. या तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि अपने ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अपने ऑडिट के गोल्स क्या है. मैं एंगेजमेंट टीम को भेज देगा, बट अगर उनको क्या काम करना है उसका अगर नॉलेज ही नहीं है तो क्या वो लोग अच्छे से काम कर पाएंगे क्या? बोलो कर पाएंगे क्या? नहीं. सो असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम शुड बी सच दैट दे अंडरस्टैंड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स and issue the audit report appropriate in the circumstances. तब जाके क्वालिटी अपना अचीव हो सकता है. So the next point we see assignment of engagement team. सही है ना एकदम?
The engagement partner shall be satisfied that the engagement team and any of the auditor's experts, valuers, architects, engineers, actuaries, experts, barabar, who are not the part of engagement team collectively the appropriate competence and capabilities to, मतलब उनके पास क्या होना चाहिए, necessary competence and capability होना चाहिए to perform the audit engagement with professional standards and regulatory and legal requirements. हमें हमेशा अपना जो audit है वो कैसे perform करना है, as per professional standards, that is the standards on auditing, and legal and regulatory requirements. आई बात समझ में? And plus they should enable the audit report appropriate in the circumstances. ऐसा अपने को अपना काम परफॉर्म करना है, बराबर कि नहीं? एनी डिफिकल्टी? नो. सो अपन ने ऐसी एंगेजमेंट टीम सिलेक्ट करनी है जो क्या हो, कॉम्पिटेंट हो, केपेबल हो, साथ ही साथ वो कमिटेड भी हो. आई बात समझ में? सो यहां पे हम लोग लिखते हैं, सिंपल सी बात है कि दे शुड बी व्हाट, कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंस होना चाहिए, केपेबिलिटीज होनी चाहिए, केपेबल होने चाहिए, एंड थर्ड दे शुड ऑल्सो बी व्हाट, कमिटेड. सो दे शुड हैव व्हाट, कॉम्पिटेंस. अपन कॉम्पिटेंस की जगह कॉम्पिटेंट ही लिख देते हैं. दे शुड बी व्हाट, कॉम्पिटेंट, केपेबल एंड कमिटेड. सो ऐसी आपने वहां पे एंगेजमेंट टीम भेजनी है. वो कैसे काम करेंगे? एज पर द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एंड इशू ऑडिट रिपोर्ट विच इज अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टेंसेस. आई बात समझ में आपको? यस. अब आफ्टर देर इज असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, बराबर. अब ये एंगेजमेंट टीम वहां पे जाने के बाद डोंट यू थिंक अपन ने उनको क्या देना चाहिए, डायरेक्शन. भाई इस तरीके से क्वालिटी अचीव करना है ना, क्वालिटी अचीव करना है तो कॉम्पिटेंट, केपेबल, कमिटेड एंगेजमेंट टीम तो होना ही होना. बट जब वो जा रहे हैं वहां पे काम करने के लिए तो उन्होंने उनका काम कैसे परफॉर्म करना चाहिए उसका डायरेक्शन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा सर. डायरेक्शन के साथ ही साथ क्या सुपरविजन भी करना पड़ेगा क्या? सॉरी, पहले तो अपन इसका मेन पॉइंट लिखते हैं. बेसिकली अपने को ट्रैक रखना है इनके एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, कि वो लोग बराबर से परफॉर्म करते हैं या नहीं. और इनके परफॉर्मेंस में फिर अपने को चेक करना पड़ता है 3 पॉइंट. वो कौन से है? डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस. फिर ये होने के बाद हम लोग को इनके काम को क्या करना है? रिव्यू करना है. एंड थर्ड पॉइंट, वेदर दे हैव ऑब्टेन्ड द अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन और नॉट. ऐसा आपको उसके अंदर 3 पॉइंट दिखेंगे, मॉड्यूल अगर आप फॉलो करते होंगे तो. सो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस अपने को चेक करना है और उसके अंदर क्या देखना है कि बाबा क्या उनको प्रॉपर डायरेक्शन, सुपरविजन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है. फिर जैसा उनको बोला गया था क्या वैसा ही एक्चुअली वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, रिव्यू. एंड लास्ट में फिर अपन डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट, कंसल्टेशन. समझा नहीं समझा आपको? यस. सो यहां आते हैं हम लोग एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में. देखो बहुत इजी है ना, स्टैंडर्ड एकदम, पूरा मस्त लिंक करके आराम से पढ़ेंगे. बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता. एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस. द एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट. डायरेक्शन में क्या देखना है? देखो बहुत मजा आएगा. वही लिखा हुआ है कि द एंगेजमेंट शैल बी व्हाट, परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट, द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स. जैसा अपने को एंगेजमेंट टीम ने क्या काम करना चाहिए था, दे शुड कंप्लाई विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, वैसा ही वो परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वैसा उन्होंने डायरेक्शन देना चाहिए. एंड सो एज टू एनेबल व्हाट, द ऑडिट रिपोर्ट विच इज अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टेंसेस. आई बात समझ में आपको? यस. रिव्यू करना है एज पर द फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू रिव्यू ऑन और बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट. अपन ने रिव्यू टेक्निकली कब करना चाहिए? ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद. हाँ क्या बोल रहे हो? सोच समझ के जवाब दो ना. अपने स्टाफ का रिव्यू कब करने का? ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद, कि तूने बराबर से काम करा या नहीं करा. नहीं सर, कुछ भी बोल रहे हो.
It should be done when? It should be done when? On or before the date of audit report. तब जाके पता चलेगा ना कि उन्होंने सही काम किया है या नहीं. Next. So, through review of the audit documentation and discussion with the engagement team, be satisfied that कि क्या उन्होंने sufficient appropriate audit evidence obtain किया है या नहीं. ये अपने को review करना है. पहले डायरेक्शन देना है किस चीज के लिए? डायरेक्शन देना है किस चीज के लिए? टू मेक श्योर दैट द वर्क इज डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. डायरेक्शन सुपरविजन इसके लिए करना है कि टू मेक श्योर दैट ऑडिट रिपोर्ट इज गिवन एज अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टेंसेस. बट फिर वैसा किया या नहीं किया है उसके लिए रिव्यू करेंगे. और रिव्यू कब करेंगे? ऑन और बिफोर the date of auditor's report to ensure whether they have obtained sufficient and appropriate audit evidence. आई बात समझ में आपको? Any difficulty till here? बोलो ना कुछ तो भी नहीं. आगे बढ़ते हैं. रिव्यू होने के बाद अब अपन बात करेंगे कंसल्टेशन. See, there can be at times certain difficult matters can come into picture where we need what? To consult someone else. कभी कभी क्या होता है, अगर मान लो मैं ऑडिट कर रहा हूं और मुझे कुछ एरिया समझ में नहीं आ रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है कि इसमें रिस्क कितनी है कितनी नहीं है. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन कंसल्ट हूम विद द एंगेजमेंट पार्टनर. एंगेजमेंट पार्टनर कैन कंसल्ट विद द अदर पार्टनर ऑफ द फर्म. बोलो यस और नो. अब अगर मान लो मुझे कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी डिटरमाइन करनी है और मुझे वो समझ में नहीं आ पा रहा है कि व्हाट मेथड्स और व्हाट टूल आई शुड यूज to see or ascertain whether the contingent liability shown in the books is appropriate or not. इसके लिए मुझे किसी ना किसी का कंसल्टेशन, किसी की सलाह मुझे लेनी पड़ेगी ना. और वो कौन हो सकता है? इट कैन बी अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म ऑल्सो. बोलो यस और नो. मेरे एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स हो सकते हैं, या तो मैं बाहर जाके किसी एडवोकेट, किसी लॉयर से भी मैं डिस्कशन कर सकता हूं कि भाई ऐसा केस है तो भाई तू बता दे कंटिंजेंट लायबिलिटी इस केस में कितनी आती है. बराबर कि नहीं? सो हमें यहां पे क्या देखना है कि कभी कभी कोई मैटर्स में जो डिफिकल्ट मैटर्स है वहां पे हम लोग कंसल्टेशन लेते हैं. द कंसल्टेशन इज विद इन द फर्म, बिटवीन द मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम और आउटसाइड द फर्म विद द एक्सपर्ट्स. बट यहां पे हमें एज एन एंगेजमेंट पार्टनर हमें क्या देखना है मालूम है? कि जो कंसल्टेशन जो हमारे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स ने लिया है, क्या वो कंसल्टेशन अप्रोप्रिएट है या नहीं. द पार्टी हु इज कंसल्टिंग एंड द पार्टी हु इज कंसल्टेड, क्या वो दोनों अग्रीमेंट में है या नहीं है. समझ रहे क्या आप मेरी बात को? व्हाट वी नीड टू चेक वेदर द पार्टी हु इज कंसल्टिंग एंड द पार्टी हु इज कंसल्टेड, वो दोनों अप्रोप्रिएट कंसल्टेशंस देते हैं या नहीं देते हैं. क्या लिखते हैं यहां पे? The engagement partner shall take responsibility for the engagement team undertaking appropriate consultations on difficult or contentious matters, the matters which are not able to be understood easily. बराबर. So इस केस में he should be satisfied that the members of the engagement team have undertaken appropriate consultation during the course of engagement that can happen within the engagement team. आपस में engagement team members decide करेंगे. जब अपन ऑडिट को जाते हैं ना तो हम लोग 5, 10 लोग, 6 लोग हम बस साथ में जाते हैं. सो अगर मेरे को कुछ नहीं समझा तो मैं मेरे जूनियर सीनियर को पूछेगा भाई ये कैसे किया, क्या किया. तो कंसल्टेशन इज विद इन द एंगेजमेंट टीम. अगर विद इन एंगेजमेंट टीम नहीं हुआ तो मैं मेरे बॉस को फोन लगाएगा बिटवीन द अदर एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एट द अप्रोप्रिएट लेवल विद इन और आउटसाइड द फर्म. एक्सपर्ट से भी बात करेगा मैं मेरे ऑफिस में बैठा हुआ कोई सीनियर है, दूसरा पार्टनर है, उसको पूछेगा मैं. होता है ना ऐसे. सो आई हैव टू मेक श्योर कि अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं. And then he should be satisfied that the nature and scope and the conclusions resulting are agreed between the party consulting and the party consulted. Determine that the conclusions resulting from such consultations have been appropriately implemented. ये अपने को चेक करना है. Any difficulty till here? It's basically consultation जब लिया जा रहा है ना, तो आपको ध्यान में रखना है कंसल्टेशन किन लोगों के बीच में लिया गया है. और एंगेजमेंट पार्टनर को इंश्योर करना है कि जो भी पार्टी कंसल्ट कर रहा है और जो भी पार्टी कंसल्टिंग हो रही है, यहां पे इनका कंक्लूजन बराबर से उस सिचुएशन के हिसाब से कंक्लूजन निकलाना बराबर कि नहीं. वेदर दैट कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम द कंसल्टेशन वेदर इट इज अप्रोप्रिएट और नॉट, ये आपने को इंश्योर करना है.
आई बात समझ में आपको? एनी डिफिकल्टी टिल हियर? नो, परफेक्ट एकदम। सो यहां पे दोस्तों क्या हुआ, यहां पे हम लोग ने क्या पढ़ा कि पूरा पूरा काम करने के ऊपर आपने क्या क्या करना चाहिए, दैट इज डिस्कस्ड एज पर व्हाट एसे 220। देखो समझ में आ गया आपको? इतना इतना अपन ने बातचीत करी अभी तक, क्लियर है एकदम? यस। बट अब ये जो पूरा का पूरा सर्कल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बराबर के नहीं, इतना अच्छे से स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, बराबर के नहीं, और ये सारा का सारा किसको फॉलो करना है? एंगेजमेंट पार्टनर को, लीडर को। बोलो यस और नो? यस। अब दोस्तों, आर यू लाइक रियली श्योर कि वेदर दैट एंगेजमेंट पार्टनर विल फॉलो ऑल दिस थिंग्स? देयर इज अ डाउट कि जितना भी स्टैंडर्ड में बोला गया है, जैसा जैसा करने का है, वो वैसे का वैसा पूरा पूरा फॉलो करेगा या नहीं करेगा एंगेजमेंट पार्टनर, मालूम नहीं सर। तो इसके लिए यहां पे फर्म क्या करती है मालूम है आपको? देयर इज व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज एंगेजमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। यहां पे कौन आएगा? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखता है क्या कि ये पूरा पूरा एक्टिविटी फॉलो होता है या नहीं होता है, वो इंश्योर करने के लिए देयर शुड बी व्हाट द एंगेजमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। है क्या ऐसा पॉइंट अपना? बोलो यस और नो? द नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हु इज द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। जो भी मेरे फाइनल के दोस्त हैं ध्यान से सुनिएगा, हमने दो टॉपिक्स पढ़े थे, पीयर रिव्यू और दूसरा क्वालिटी रिव्यू। वो पीयर रिव्यू होता है फर्म का, क्वालिटी रिव्यू होता है वो पर्टिकुलर असाइनमेंट का कि वो बराबर से हुआ या नहीं हुआ। बट वो जो क्वालिटी रिव्यूअर है वो इंस्टीट्यूट अपॉइंट करती है, करेक्ट है ना? क्वालिटी रिव्यूअर, यस। इस स्टैंडर्ड के अनुसार व्हेन देयर इज अ एंगेजमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ना, ये यहां पे जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होगा ना दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, और जो इंटर में है या आईपीसीसी में है वो लोग भी जरा ध्यान से सुनिएगा। सो यहां पे ये जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है ना दोस्तों, ये कौन होगा मालूम है आपको? ही विल बी द पार्टनर ऑफ द फर्म ओनली। कि मेरा जो एंगेजमेंट पार्टनर है, मतलब मेरा एक जो पार्टनर है, वो ये पूरा पूरा असाइनमेंट कर रहा है ना, ये वो उन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, बराबर के नहीं, उसको इंश्योर करने के लिए हमारे फर्म में का ही एक पार्टनर को हम लोग बोलेंगे कि भाई तू जाके चेक कर ले कि ये सब कामकाज बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो ये क्वालिटी रिव्यू वाला पार्ट नहीं है, पीयर रिव्यू वाला पार्ट भी नहीं है। बट ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ये ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो अपने ही फर्म का एक पार्टनर है, जिसको हम बोल रहे हैं कि भाई वो एंगेजमेंट पार्टनर ने सही से काम किया या नहीं किया, जाके तुम चेक करो। आई बात समझ में? सो देयर विल बी एंगेजमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। तो आपको दिखता होगा यहाँ पे मस्त दोनों कॉफी पे बैठे हैं, यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? सो यहाँ पे दोनों आराम से मस्त हवा में बैठे, ठीक है, कॉफी पे बैठे हैं दोनों, ठीक है ना? सो दे आर हैविंग अ नाइस डिस्कशन, आराम से मस्त एकदम। सो अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, यहां पे हम लोग बोलेंगे कि ये कौन है? ऑडिटर, और ये कौन है? रिव्यूअर। मस्त चार्ट बनाते जाएंगे, मजा आएगा यार, पूरा स्टैंडर्ड दिमाग में बैठना चाहिए। सो यहां पे ये ऑडिटर है, वहां पे वो रिव्यूअर है। आई बात समझ में आपको? वेरी गुड। तो अब होगा क्या यहां पे? सो सबसे पहले यहां पे क्या होगा? ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर, फर्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, ऑडिटर जो है ये सबसे पहले असर्टन करेगा वेदर
रिव्यूअर इज अपॉइंटेड। क्या करेगा वो? असर्टन करेगा वेदर रिव्यूअर इज अपॉइंटेड। अगर इंस्टीट्यूट ने अपॉइंट किया हुआ है तो उसके साथ भी यही बातचीत होगी, और अगर अपना ही कोई एंगेजमेंट पार्टनर है तो वो एस्टेब्लिश कर लेगा कि कौन है रिव्यूअर, क्या है करके। असर्टन वेदर रिव्यूअर इज अपॉइंटेड। अब जैसे उसने असर्टन कर लिया ना कि ओके रिव्यूअर इज अपॉइंटेड, क्या करेगा वो उसके साथ डिस्कस करेगा क्या? सिग्निफिकेंट मैटर्स। क्या डिस्कस करेगा वो उसके साथ? सिग्निफिकेंट मैटर्स। मतलब क्या करेगा डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स? कि जब हम लोग ऑडिट कर रहे थे ना, तो ऑडिट करते समय हम लोग को क्या क्या दिक्कतें आई, बराबर वो उनके साथ डिस्कस करेगा। मतलब कि अब हम लोग को ये एविडेंस नहीं मिला था, हम लोग को ये लिमिटेशन आया था, ये एरिया है जहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क है, यहाँ पे शायद फ्रॉड्स हुए गए हैं, ये रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन है। जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है ना, ये क्या करेगा? डिस्कस करेगा। जब ये डिस्कस करेगा, कम्युनिकेशन यू ऑल नो इज़ अ 2-वे प्रोसेस, तो रिव्यूअर भी थोड़ी चुप बैठेगा, ये भी डिस्कस करेगा उसके साथ, डिस्कस द सिग्निफिकेंट मैटर्स। ये भी उसके नॉलेज के हिसाब से इंफॉर्मेशन उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये भी क्या करेगा? डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर्स, बराबर कि नहीं? फिर रिव्यूअर आएगा और बोलेगा सुन बे ऑडिटर, एक काम कर, मैं तेरे से कुछ इंफॉर्मेशन मांगूंगा, मेरे को वो चाहिए, मेरे को वो रिव्यू करने का है, मेरे को डॉक्यूमेंट्स चाहिए बहुत कुछ, मेरे को वो रिव्यू करने का है, वो लेके आ तू, नहीं तो मैं तेरे को फांसी पे चढ़ा देगा। तो बोले क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको सर? आप बोलिए ना सर, ऐसे ऐसे फांसी वासी चढ़ाने की बातें ना करो यार। तो वो बोलता है देखो मेरे को सबसे पहले तो क्या होना, व्हाट आई वांट इज, मुझे जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो ना, उसके क्या होना, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ मुझे तुमने जो अभी ऑडिट रिपोर्ट बनाई ना, वो ऑडिट रिपोर्ट दो। साथ ही साथ तुमने जो ऑडिट करते समय ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो जनरेट किया ना, मुझे वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी होना। सुनने में आया था कि आपने बाहर लोगों से कंसल्टेशन भी लिए है कोई डिफिकल्ट या कंटेंशियस मैटर पे, वो कंसल्टेशन के बारे में भी जानकारी दो। अरे बट सबसे इंपॉर्टेंट, तुमने इंडिपेंडेंस ये रिक्वायरमेंट पूरी करी कि नहीं करी, ये भी मैं चेक करेगा। तो इसके बारे में मुझे सारी इंफॉर्मेशन होनी है, बराबर कि नहीं? तो रिव्यूअर विल रिव्यू ऑल दिस थिंग्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कंसल्टेशन एंड इंडिपेंडेंस, FAACI, फांसी। आई बात समझ में? वेरी सिंपल। सो रिव्यूअर विल रिव्यू ऑल दिस थिंग्स. He will review the financial statements, audit report, audit documentation, the consultation you took, your independence, everything I will check. नहीं तो फांसी पे लटकाएगा। एंड उस टाइम पे ऑडिटर से एक प्रॉमिस मांगा, नॉट टू डेट, कंप्लीट करने दो, रुको इमोशनल मत हो जाओ, नॉट टू डेट द ऑडिट रिपोर्ट before review is completed. क्या कह रहे अपन? Not to date, that is to basically sign or submit the audit report जब तक मेरा रिव्यू नहीं खत्म होता, क्योंकि क्वालिटी एंश्योर करना है ना बॉस। तो पहले मेरे को ये सब चीजें चेक करने दे, वो होने के बाद फिर तू क्या कर, तो ऑडिट रिपोर्ट साइन करके सबमिट कर देना। फिर लेट मी फर्स्ट इंश्योर कि बाबा क्वालिटी अचीव करा है या नहीं करा। आई बात समझ में? बोलो यस और नो? यस। फिर अब है ना, यहां पे एक तहलका हो सकता है। क्या हो सकता है? तहलका। वो तहलका ये हो सकता है दैट देयर कैन बी व्हाट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आपको मजा आ रहा है क्या जिस तरीके से मैंने पूरा कॉन्सेप्ट को लिंक किया वो पढ़ने में, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, 10-12 पॉइंट है, 10 ही पॉइंट है मेरे हिसाब से, बहुत सिंपल करेंगे। नाउ देयर इज व्हाट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मतलब क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे ऑडिटर का ओपिनियन है, लेट अस से डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दिया या एडवर्स ओपिनियन दे दिया, बोलता है नॉट ट्रू एंड फेयर, या बोलता है कैनॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, या क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया है मान लो।
बट जब रिव्यूअर ने पूरा पूरा रिव्यू करा ना, उस टाइम पे रिव्यूअर क्या बोलता है, नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट थिंक दैट यू शुड गिव क्वालिफाइड ओपिनियन बट इट शुड बी व्हाट, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। कुछ भी अलग एक दिया होगा, उसके जगह पे कुछ और आएगा, ऐसा उसका कहना होगा। देयर इज व्हाट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, किसके बीच में, बिटवीन द ऑडिटर एंड द रिव्यूअर। हो सकता है कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, द पार्टी इज कंसल्टिंग एंड द पार्टी इज कंसल्टेड, उनमें भी हो सकता है। तुम किसी से कुछ सलाह मांग रहे हो, वो ऐसा बोलता है बट अपने को लगता नहीं ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए हमारे हिसाब से, वहां पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। मतलब एक्सपर्ट्स का कहना और आपका जो कहना है उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, ऑडिटर का और रिव्यूअर के इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। अरे अब ऐसा अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया ना, इसको सॉल्व कैसे करें? तो कहता है ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, इट विल बी सॉल्व्ड एज पर द फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से। अरे सर इसका मतलब क्या है फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर? अगर हमारे फर्म का पॉलिसी ये है कि जो ऑडिटर ने किया है अल्टीमेटली उसको फाइनल पकड़ो, तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे। और अगर रिव्यूअर ने जो कंक्लूजन दिया है, हमारे फर्म का पॉलिसी है, रिव्यूअर जो बोलता है वो फाइनल पकड़ो, तो वो फाइनल पकड़ेंगे। आई क्या बात समझ में आपको? बोलो यस और नो? यस, वेरी सिंपल। सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब भी होगा ना, तो इट विल बी रिजॉल्व्ड एज पर व्हाट, दिस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विल बी रिजॉल्व्ड एज पर whom, द फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। जो हमारी फर्म बोलेगी उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, बराबर। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो भी हमने आपको बोला है ना, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है नहीं होता है, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होना चाहिए। और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होने के बाद एट द एंड ऑफ द डे आपने क्या मेंटेन करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने के दो लोग हैं, एक ऑडिटर मेंटेन करेगा, दूसरा रिव्यूअर मेंटेन करेगा। अब डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सब पॉइंट्स है, वो पढ़ना बाकी है अपना। बोलो यस और नो? यस। आओ बच्चों नोट्स में पढ़ते हैं। आपको अभी पहले चीज, एंगेजमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। ऐसा जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होता है, ये यूजुअली एप्लीकेबल होता है लिस्टेड कंपनीज के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी, बिकॉज एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल इज एप्लीकेबल टू विच एंटिटीज। सो इट इज एप्लीकेबल टू लिस्टेड एंटिटीज। आई बात समझ में आपको? एंड दोज अदर ऑडिट एंगेजमेंट्स इफ एनी फॉर विच द फर्म हैज डिटरमाइंड दैट द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज रिक्वायर्ड। हमको खुद को अगर लगता है हम लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट नहीं कर रहे, ये लिस्टेड एंटिटी मतलब कौन सी, मेरी सीए फर्म है और मेरी सीए फर्म कोई लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रही है, तो उस लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट वो क्वालिटी रिक्वायरमेंट पूरी होती है या नहीं होती है, वो चेक करने के लिए हम लोग क्वालिटी रिव्यूअर को अपॉइंट करेंगे। आई बात समझ में? बट कभी कभी हमको लगता है कोई दूसरी एंटिटी भी है जिसको हम लोग को लगता है कि हमने क्या कराना चाहिए, उसका क्वालिटी रिव्यू कराना चाहिए, तो करा सकते हैं। बट मोस्टली इट इज एप्लीकेबल टू द लिस्टेड एंटिटीज के ऑडिट्स को। ओके, सो यहां पे आप अगर देखोगे, सो यहां पे आपको दिखेगा द एंगेजमेंट पार्टनर शाल, ऐसे दिखता है क्या आपको? बोलो यस और नो? मतलब जो भी पॉइंट्स मैंने ऑडिटर के टैब के नीचे लिखे हुए थे, दो हिस्से करे थे ना मैंने, ऑडिटर और रिव्यूअर। बोलो यस और नो? हाँ। एंड फिर यहां पे आपको नीचे दिखेगा द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर शाल, दिखता है क्या आपको ऐसा इधर? बोलो ना यस और नो? यस। तो वो जो पॉइंट्स मैंने रिव्यूअर के नीचे लिखे वो उसके पॉइंट्स है, खत्म। समझा नहीं समझा आपको? सो व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज कि एच के ऊपर तक जितने भी पॉइंट्स है ना, वो आप एक बार रीड करो उसको। क्या करेंगे आप? उसको रीड करेंगे, देखो वो पॉइंट जो मैंने चार्ट में लिखे हुए वो है कि नहीं है उसके अंदर, और फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाला पॉइंट पढ़ेंगे।
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाला पॉइंट. सो रिजॉल्विंग द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे विल फॉलो द फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. लिखा है अपन ने वैसा. बोलो यस और नो. यस. सो देर शुड बी इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉर मॉनिटरिंग द एंटायर सिस्टम. बोलो यस और नो. ये भी पढ़ा है अपन ने. यस. एंड फिर लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिखेगा ऑडिटर शाल डॉक्यूमेंट, और उसके बाद नीचे आपको दिख रहा है द रिव्यूअर शाल डॉक्यूमेंट. दिख रहा है क्या ऐसे? सो अब वो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट छोड़ के फिर एक काम कर लेना, आप ऊपर का जे के ऊपर तक पूरा पूरा जितना भी पेंडिंग है अपना पढ़ने का वो पढ़ लीजिए. फिर अपन डॉक्यूमेंटेशन वाला खेलते हैं. ओके. बोलो यस और नो. यस. चलो मजा आ गया. लिस्टेड एंटिटीज के लिए और जो लिखा हुआ है ना, तो अपन ने वो सारी क्लब करके एक लिख दिए. सो इधर वेज लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो जो भी हो, अल्टीमेटली रिव्यूअर ये सारी चीज़ें रिव्यू करेगा. इसलिए आप देखोगे मैंने क्लब करके वो FAACI फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट रिपोर्ट, कंसल्टेशन, इंडिपेंडेंस. उसके अलावा आपको कुछ और पॉइंट नहीं दिखेगा. देखो कोई रिपीट होगा, कोई एक्स्ट्रा ऐड होगा, बट अल्टीमेटली जो अपन ने जो लिखा है ना रिव्यू के लिए पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स कवर हो गए. रिव्यूअर और ऑडिटर का पॉलिसी फर्म की है, तो वो फर्म के सारे पार्टनर्स मिलके बनाते हैं, और वो केस टू केस चेंज होगा. ऐसा नहीं होगा ना. अरे वो इसलिए तो कहा ना ये फर्म का आदमी है ना. सो इट इज द डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म ना. तो रिव्यूअर का फायदा कैसे नहीं होगा? रिव्यू कराने का भी फायदा होगा. ऐसा नहीं है. चलो गाइस, हो गया पढ़ के कि पढ़ रहे हो अभी तक? पढ़ रहे. पढ़िए पढ़िए पढ़िए. क्या क्या क्या? हाँ, कंसल्टेंट क्लाइंट का एम्प्लॉय नहीं ना बेटा. कैसे आएगा? क्लाइंट का एम्प्लॉय होगा वो कंसल्टेंट नहीं होगा. वो उससे हम लोग नॉर्मली इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे जो रूटीन कोर्स में करते हैं. कंसल्टेंट नॉट क्लाइंट एम्प्लॉय. वो एक्सपर्ट होगा ना कोई. हाँ ले सकते. फिर वैसा अगर हो तो बात अलग है ना. बट वो फिर इंफॉर्मेशन ले, उसको अपन बोलते हैं इन हाउस, उसको बोलते हैं इंटरनल काउंसिल. एक्सटर्नल काउंसिल, इंटरनल काउंसिल, वैसा.
यस गाइस, ओवर। आगे बढ़ सकते हैं अपन यहां से। यस, अब अपन और बहुत भारी चीज करेंगे। अब यहां पे आपको ऑडिटर शाल डॉक्यूमेंट, ऐसे अपने को पॉइंट्स दिखते हैं। देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है उसको। पहले हाइलाइटर उठेंगे हाथ में। इश्यूज आइडेंटिफाइड इन रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विथ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट क्या ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना है? इश्यूज आइडेंटिफाइड विथ रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विथ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। वेरी गुड। अब जो मैं एक्टिविटी करना चाह रहा हूं ना, ध्यान से देखना। अब ऑडिटर को यहां पे मैं हाईलाइट किया, कौन से कलर से? येलो से, बराबर। अपना कहीं येलो हाईलाइटर यूज करा है क्या अपन ने? ये इंडिपेंडेंस को किया है ना, इसको उड़ा देते हैं अपन हाईलाइटर। तो अपन कहीं यूज नहीं करेंगे हाईलाइटर, सिर्फ ये। तो यहां पे अपन ने ऑडिटर का यहां पे हाईलाइट किया, ऑडिटर यहां पे, बराबर। अब अपने को पूरे चार्ट में कहीं पे भी कंप्लायंस विथ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट दिखता है क्या? है ना? हाँ। तो अब अपन क्या करेंगे? इसको अपन हाईलाइट करेंगे। वेरी गुड। कंप्लायंस विथ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? ऑडिटर जहां पे हाईलाइट किया, डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर, तो चार्ट में जितनी भी चीजें मैं हाईलाइट करूंगा वो क्या हो जाएगा? ऑडिटर वो चीजें डॉक्यूमेंट करेगा। कीप इट सिंपल। कुछ अलग करते हैं ना कुछ तो भी, बराबर। उसके बाद आप सेकेंड पॉइंट, कंक्लूजन्स ऑन कंप्लायंस विथ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, इंडिपेंडेंस कहीं है क्या चार्ट में? मेन चार्ट में कहीं यहां पे है ना, ये इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट है क्या? ऐसा कहीं पॉइंट? यस। तो उसको अपन ने हाईलाइट कर दिया, इंडिपेंडेंस। मतलब आप समझ रहे हैं, अभी ऑडिटर को जो हाईलाइट किया और पूरे चार्ट में जितना भी वो सेम कलर से हाईलाइटेड होगा वो क्या होगा? ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट, कंक्लूजन्स रीच्ड रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट्स। ये है क्या कहीं? अरे वाह यार। सो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस विथ क्लाइंट रिलेशनशिप, मस्त काम हो गया सर ये तो। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द नेचर एंड स्कोप ऑफ एंड कंक्लूजन्स रिजल्टिंग फ्रॉम कंसल्टेशंस। क्या अपने चार्ट में कहीं कंसल्टेशन भी है क्या? है क्या? है सर, ये रहा कंसल्टेशन। तो वेरी गुड। सो अगर आप पूरा चार्ट देखोगे, सर मजाक मजाक में आपने बहुत बड़ा चार्ट बनाया है, बट ध्यान रखना, बट सारी चीजें कवर हो गई है उसके अंदर। सो अब अगर आप देखोगे ऑडिटर को जो अपन ने हाईलाइट किया है यहां पे, ठीक है ना, वही सारी चीजें यहां पे हाईलाइटेड आपको दिखेगी। कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इंडिपेंडेंस, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, नीचे क्या है? कंसल्टेशन। ओवर। सो ऑडिटर का डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट अपना इंक्लूड हो गया चार्ट के अंदर ही। बेस्ट। जमा गया आपको? वेरी सिंपल। अब बात करेंगे किसके बारे में? इन रिस्पेक्ट टू द रिव्यूअर, व्हाट ऑल ही शुड डॉक्यूमेंट। समझने की कोशिश करेंगे पहले। The procedures required by the firm's policies on engagement quality control review have been performed. The procedures required by firm for review have been performed or not. तो रिव्यू करने के लिए आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ती है, और जो जो एक्टिविटी आपने फॉलो करी है आप उसको डॉक्यूमेंट करिएगा। रिव्यूअर क्या बोलता है? बेसिकली हमारे फर्म में जो क्वालिटी रिव्यू होना चाहिए उसके जो जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है वो हुए हैं या नहीं हुए, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? वो फॉलो हो रहे या नहीं हो रहे, हम लोग वो डॉक्यूमेंट करेंगे। नंबर 2, द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हैज बीन कंप्लीटेड। रिव्यू हैज बीन कंप्लीटेड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या हमारा रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले खत्म हो चुका है? सही है। रिव्यू कब खत्म होना चाहिए लॉजिकली? ऑडिट रिपोर्ट के पहले। एंड लास्ट में ये वेरी इंपॉर्टेंट, द रिव्यूअर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी अनरिजॉल्व्ड मैटर्स that would cause the reviewer to believe that the significant judgments the engagement team and the conclusions they reached were not appropriate. सर ये क्या है? समझ में नहीं आया। अब आपको याद है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ था,
और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में कभी कभी हम लोग वो कंक्लूजन ले सकते हैं जो ऑडिटर बोलेगा वो, और रिव्यूअर का नहीं सुनेंगे. सो ये जो मैटर है ये अनरिजॉल्व है फ्रॉम रिव्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि उन्होंने मेरा कहा हुआ नहीं सुना. सो इसीलिए वो क्या डॉक्यूमेंट करता है कि देखिए, आई एम नॉट अवेयर अबाउट व्हाट, अबाउट दोज अनरिजॉल्व मैटर्स जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, कि उसके अंदर जो जजमेंट लिया गया है ना वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है करके, और उसमें उन्होंने उनका जो कहना था वो यूज किया है उन्होंने. मैं इससे रिलेटेड वो जो जजमेंट है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है. ओवर स्टैंडर्ड. ऐसे नंबर 220 इसी के साथ समाप्त हो जाता है दोस्तों. एनी डिफिकल्टी टिल हियर? नो. सो एकदम मस्त सिंपल सा स्टैंडर्ड है ये. बराबर जम गया क्या आपको? इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल. सो अपन क्या एक्टिविटी करेंगे? ये तुझा चार्ट जो है आपका आप लिख के निकालेंगे. करेंगे इसको? यस. चलो, अच्छी राइटिंग में लिखना, आप पढ़ सको ऐसे. चलो स्टार्ट राइटिंग.
यस गाइस, ओवर। यस, एक बार आप कहाँ कहाँ क्या क्या हाईलाइट करना है वो एक बार देख लीजिए आप। कंप्लाइज विथ एथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, और एंड में जो है वो कंसल्टेशन, राइट। सो बहुत इजी था ये स्टैंडर्ड, है ना? यस। सो एक बार आप देख लीजिए ऊपर क्या था। कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इंडिपेंडेंस, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, उसके नीचे जो है वो कंसल्टेशन। क्या करूँ बेटा, जूम आउट करूँ, बस सर ऐसे रहने दूँ? तेरा बस चले तो तू दिन भर ऐसे ही इसको निहारता बैठेगा। सो दिस वन एंटायर चार्ट, इतना बड़ा जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो कौन सा था? वो SA 220, ये पूरा पूरा उसको समराइज कर देता है। इजी है? यस, ओके। सो कैन वी मूव अहेड नाउ? बोलो, थके तो नहीं ना आप लोग, है ना? यस सर, थके नहीं ना? नहीं सर, वेरी गुड। सो यहाँ से अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी मूव टू, चलो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। सो SA 220 समाप्त हो गया है अपना, और अब हम लोग यहाँ से अगले स्टैंडर्ड की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटू सा एकदम पिद्दू सा स्टैंडर्ड है, दैट इज SA नंबर 230, राइट। सो हमारा ये कौन सा? फोर्थ स्टैंडर्ड होगा, है ना? सो 200, 210, 220, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट SA नंबर 230, द फोर्थ स्टैंडर्ड। ईजी है ना एकदम यहाँ तक बात है? यस। सो अब हम लोग बात करेंगे SA 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। पहले समझना बहुत जरूरी है, याद हो जाएगा आराम से अगर समझोगे तो, बराबर। बहुत इजी है, एकदम फालतू सा स्टैंडर्ड है, एकदम अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। बात हो रही है यहाँ पे अभी SA नंबर 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। ऑडिट करते समय अपने को डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है। क्यों मेंटेन करना है, किस तरीके से मेंटेन करना है, कितने समय के लिए मेंटेन करना है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, क्या करेगा ये सब बातचीत यहाँ पे SA नंबर 230 में होती है, ठीक है। सो पहले हम लोग को यहाँ पे टारगेट जो रखना है कि पहले इसके अंदर क्या है वो चीज़ें समझनी है, बिकॉज बेसिकली ये एक प्रोसीजरल पार्ट है SA 230। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, ये ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा होता है, इसके लिए करते हैं। दिस इज व्हाट इज द SA 230, ठीक है। सो एकदम आराम से इसको पढ़ते हैं। स्कोप ऑफ दिस essay, व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस essay? तो सबसे पहले द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रिपेयर द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है भाई, कर लेंगे। नंबर 2, द नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ध्यान से सुनिएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हम लोग को क्यों मेंटेन करना है उसके बारे में बात हो रही है। सो व्हाट डज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड्स अस विथ? ये सारे पॉइंट्स आपको MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट डज इट प्रोवाइड अस? ध्यान से देखना, यहाँ पे इट प्रोवाइड्स विथ व्हाट? पॉइंट नंबर 1 एविडेंस, पॉइंट नंबर 2 एविडेंस। तो यहाँ पे आप जब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करोगे, so it provides you with what? The evidence, a proof about what? Try to understand. अब जैसे हम लोग पढ़ रहे ना A और B, तो आपको पहले B वाला पॉइंट पढ़ना है और फिर आपको A वाला पॉइंट पढ़ना है, ध्यान में रखना। सो क्या लिखा हुआ है? एविडेंस नंबर 1 दैट योर ऑडिट वॉज प्रॉपरली प्लान्ड एंड परफॉर्म। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों मेंटेन करूंगा मैं? व्हाट डज इट प्रोवाइड मी विथ? सो एविडेंस, अ प्रूफ कि जो भी मैंने ऑडिट किया है ना आज तक, सो माई ऑडिट वॉज प्रॉपरली प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड, ठीक है ना। सो माई ऑडिट वॉज प्रॉपरली प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड, ये मेरे को एविडेंस मिलेगा। परफॉर्म करने के बाद आई रीच व्हाट? कंक्लूजन्स, बराबर। सो सेकेंड पॉइंट जो मुझे पढ़ना है कि जो एविडेंस देता है मुझे द बेसिस ऑफ अचीवमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, कि मैंने मेरे पूरे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव किया है करके। एंड ध्यान में रखना, ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स मुझे कहाँ मिलते हैं? SA नंबर 200, याद है ना? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद दी SAs। सो यहाँ पे मुझे क्या है?
ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इट प्रोवाइड्स मी विथ 2 थिंग्स. कौन सी 2 चीजें मुझे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है? पॉइंट नंबर 1, द एविडेंस दैट माई ऑडिट वॉज प्रॉपरली प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड. Number 2, it provides evidence in respect to achievement of the overall objectives of audit of financial statements. Okay. So what does audit documentation provides me with? बोलना होगा आपको, सिंपल सी बात है इसके अंदर, आपको फटाफट बोलना है. What does audit documentation provide me with? Evidence that my audit was properly planned and performed. And number 2, the evidence that the overall in respect to achievement of overall objectives of independent audit. बराबर? ओके. उसके बाद इसके पर्पसेस और क्या क्या है? What extra purpose does the audit documentation serves? पॉइंट्स एकदम सिंपल है. सबसे पहले पॉइंट हम लोग देखेंगे, अब यहां पे बात करें तो यहां पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसे नंबर कौन सा है दोस्तों? 230. यहां पे अभी हम लोग देख रहे हैं, सिंपल बातें हम लोग लिख के रखेंगे. यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे नंबर 230, जो बात करता है अबाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पहला पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं, ये यहां पे इट प्रोवाइड्स मी विथ व्हाट? इट प्रोवाइड्स व्हाट? एविडेंस. किसके बारे में एविडेंस प्रोवाइड करता है ये? 2 बातें. एक तो ऑडिट वॉज प्रॉपरली प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड, ठीक है. एंड सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? अबाउट अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट. एकदम आसान है. दिस इज पॉइंट नंबर 1. साथ ही साथ हम लोग यहां पे सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे अबाउट दी पर्पस. पर्पस में बहुत सिंपल पॉइंट्स है. क्या पर्पस है यहां पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के? आओ समझते हैं. सबसे पहले जो पर्पस है इसका, इट विल हेल्प द ऑडिटर इन प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट. देखो फर्स्ट पॉइंट है क्या ऐसा कि मुझे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फायदा क्या होगा? दैट इट इज गोइंग टू हेल्प मी इन प्लान एंड परफॉर्म माय ऑडिट, राइट. यहां पे अगर आप आओगे और देखोगे फर्स्ट पॉइंट जो मेरा यहां पे है, इट हेल्प्स टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट. बराबर. जब मैं यहां पे प्लान करता हूं, बराबर, प्लानिंग के साथ साथ मुझे क्या मेरे एंगेजमेंट टीम को डायरेक्शन एंड सुपरविजन के लिए भी काम में आएगा? बोलो यस और नो? यस. यहां पे जब मेरे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स परफॉर्म करेंगे काम को, आई विल बी एबल टू प्रोवाइड विथ व्हाट? डायरेक्शन एंड सुपरविजन. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स मी इन प्रोवाइडिंग व्हाट? डायरेक्शन एंड सुपरविजन एज वेल. बराबर. फिर जब मैं प्लान करता हूं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जब मैं डायरेक्शन सुपरविजन करता हूं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से, I am also able to keep my engagement team what? Accountable for the work. बराबर. वो किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है और किस चीज़ के लिए नहीं, I am able to make them what? Accountable for the work. यहाँ पे हम लोग कहते हैं when they are performing the work, अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे, when they are performing the work, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक तो मुझे काम आएगा to provide them with what? Direction and supervision. प्लस अगर उन्होंने उनका काम ठीक से नहीं किया, आई विल बी एबल टू कैच होल्ड ऑफ अ पर्सन हु हैज नॉट डन द वर्क प्रॉपरली, दैट इज अकाउंटेबल फॉर वर्क. सही है एकदम. यहां पे मेरा पर्पस क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? कि मुझे मेरा ऑडिट अच्छे से प्लान और परफॉर्म करने आएगा. यहां पे ये समझने के लिए कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल आपको देता हूं जो आपको बहुत अच्छे से आप वाकिफ है उससे. वो कौन सा है? ऑडिट प्रोग्राम. इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? योर ऑडिट वर्किंग पेपर्स, योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. एंड ऑडिट प्रोग्राम क्या मुझे प्लान एंड परफॉर्म करने में मदद करता है क्या? यस. वो ऑडिट प्रोग्राम क्या मुझे मेरे आर्टिकल्स को डायरेक्शन, उन्होंने कितना काम किया है कितना नहीं, वो सुपरविजन रखने में भी हेल्प करता है क्या? यस. क्या वही ऑडिट प्रोग्राम मुझे जब किसी ने उसको जो अलॉट किया हुआ काम अगर उसने किया है या नहीं किया है,
क्या वो व्यक्ति को ट्रेस करने के लिए मुझे हेल्प करता है क्या? सो इट इज व्हाट हेल्पिंग मी इन मेंटेनिंग द अकाउंटेबिलिटी फॉर द वर्क. आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ये मुझे हेल्प भी करेगा इन प्लानिंग फॉर व्हाट द फ्यूचर ऑडिट्स. दैट इज इट विल हेल्प मी एज अ व्हाट गाइडेंस इन द फ्यूचर ऑडिट्स. सो जब मैं इस साल का प्लान कर रहा हूं तो मुझे ऑडिट प्रोग्राम तो काम में आ जाएगा, बट जब नेक्स्ट टाइम का जब मैं प्लान करूंगा तो क्या इस साल के ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या मुझे एज अ गाइडेंस नेक्स्ट ईयर के लिए, एज अ स्टार्टिंग पॉइंट नेक्स्ट ईयर के लिए मिलेंगे क्या मुझे? यस. सो व्हेन आई प्लान, तो यहां पे मुझे नेक्स्ट पॉइंट क्या मिलता है यहां पे? इट इज हेल्पफुल फॉर व्हाट? सिग्निफिकेंट. वेयर इन? सिग्निफिकेंट फॉर फ्यूचर ऑडिट्स. एकदम आसान है. यस. सो हमने पॉइंट्स को एकदम सिंपल किया. एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अलग कलर में लिखते हैं. वही लिखना है, बस मैं अलग कलर में लिख रहा हूं यहां पे. ठीक है. सो यहां पे प्लान किसके लिए? सो इट विल हेल्प मी, इट विल बी व्हाट? सिग्निफिकेंट इन फ्यूचर ऑडिट्स. सो इट विल बी सिग्निफिकेंट फॉर फ्यूचर ऑडिट्स. सो मेरे यहां पे पर्पस में कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 पॉइंट हो गए. ध्यान से देखिएगा वापस से. प्लान एंड परफॉर्म. बराबर. परफॉर्म के अंदर मुझे कौन से 2 पॉइंट्स दिखते हैं मुझे? बोलो. परफॉर्म के नीचे मुझे कौन से पॉइंट्स है? डायरेक्शन एंड सुपरविजन. बराबर. एंड ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर वर्क. एंड उसके बाद जो प्लान वाला पॉइंट है, प्लान के नीचे कौन सा पॉइंट है? इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर मी इन फ्यूचर ऑडिट. सिग्निफिकेंट फॉर फ्यूचर ऑडिट्स. फिर इसके बाद यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे इन रिस्पेक्ट टू व्हाट? इंस्पेक्शंस. सो इंस्पेक्शन के लिए यहां पे एक तो एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस के लिए कभी अगर मेरा कोई रिव्यू वगैरह होता है तो उसके लिए काम में आ जाएगा मेरे को. बराबर. या तो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 के लिए जब इंस्पेक्शंस होते हैं मेरे, तो उसके लिए काम में आ जाएगा मेरे को. सो मेरे जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स है आपको वो दिखेंगे. सो क्वालिटी रिव्यू के लिए एज पर SQC 1 एंड एक्सटर्नल इंस्पेक्शन एज पर लॉ वगैरह उसके लिए भी काम में आ जाएंगे. सो यहां पे आप देखोगे मुझे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसके लिए हेल्प होता है? एक तो फर्स्ट इट प्रोवाइड्स एन एविडेंस दैट ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड and about achievement of the overall objectives. Number 1. Number 2, उसके और additional purposes क्या है? Helping me to plan and perform. Second point क्या कहता है? Direction and supervision. Third point, accountable for work. Fourth point, significant for future audits. And last में inspections as per SQC 1, external inspections. आई बात समझ में आपको? बोलो yes or no? Yes. Any difficulty? No. सो ये मेरा पर्पस है किसका बच्चों? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का. एनी डिफिकल्टी टिल हियर? नो. आगे बढ़ूं यहां से? यस. अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स. रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है ये टाइमली प्रिपेयर करना चाहिए. सो टेक्निकली आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, ये विद इन 60 डेज, ध्यान में रखना, 60 days from completion of audit. जब आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा विद इन 60 days आपने ये फाइनल फाइल का असेंबली आपने कंप्लीट कर लेना चाहिए. राइट. नंबर 1. नंबर 2 क्या कहता है ये? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड. तो आपने अब बात कर रहे हैं कि फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. किस फॉर्मेट में आपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, उस फॉर्मेट के अंदर क्या कंटेंट आना चाहिए और उसके अंदर कितने हद तक वो कंटेंट आना चाहिए, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है. सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, एकदम आराम से उसको देखते जाए. फर्स्ट क्या कहता है? इट शुड बी सफिशिएंट टू एनेबल द एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर having no previous connection with the audit to understand. ये C वाला पॉइंट यहां पे गलती से आ चुका है ये. तो क्या कहता है ये? फर्स्ट पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड.
बराबर, द रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, उसके बेसिस पे द ऑडिट एविडेंस व्हाट यू ऑब्टेन. देखना फ्लो में जाएंगे अपन एकदम. थर्ड पॉइंट, द सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट केम इनटू पिक्चर ड्यूरिंग द ऑडिट, बेस्ड ऑन दैट द कंक्लूजन्स यू रीच्ड, बराबर, एंड द सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड. फिर उसके बाद आपने द डिस्कशंस ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स वो आपने डॉक्यूमेंट करना है विद द मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस, बराबर. एंड इफ देर इज एनी इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन व्हेन यू आर डूइंग द ऑडिट, द इंफॉर्मेशन दैट इज इनकंसिस्टेंट. सो स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाओगे तो आपने क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है, एकदम सिंपल फ्लो में. सबसे पहले आप क्या परफॉर्म करोगे, ऑडिट प्रोसीजर्स. ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे तो सबसे पहले आप डिसाइड करोगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. देन हर एक उस ऑडिट प्रोसीजर के बेसिस पे जो आपको रिजल्ट मिला, रिजल्ट मतलब आप अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहे हो तो आपको इसका रिजल्ट क्या मिलता है कि हाउ मच इज द एक्सटेंट ऑफ द रिस्क, बराबर. अगर आप कंट्रोल्स चेक करते हो तो कंट्रोल्स अच्छे हैं या बुरे हैं. सो हर एक उस ऑडिट प्रोसीजर का पहले नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, उसका रिजल्ट आपको क्या मिला, उसके बेसिस पे आपने क्या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया. आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट दिख रहा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट यू डिसाइड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स. उसके बेसिस पे यू गेट द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स. एंड थर्ड पॉइंट इज द ऑडिट एविडेंस व्हाट यू एक्चुअली ऑब्टेन्ड. इसके बाद सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट. सिग्निफिकेंट मैटर्स इन द सेंस कि यहां पे कहीं आपको कुछ फ्रॉड वाले मैटर्स आपको दिखते हैं क्या, कहीं कोई मैटर्स आपके गोइंग कंसर्न से रिलेटेड अफेक्ट होने वाले आपको कुछ मैटर्स दिखते हैं क्या, कहीं आपको कोई रिलेटेड पार्टी वाला कोई मैटर आपको दिखता है क्या. सो ड्यूरिंग द ऑडिट आपको ऐसे कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स आपको सामने आए उसके बारे में आप डॉक्यूमेंट कीजिए, और उनके बेसिस पे आपने क्या कंक्लूजन लिया, वो कंक्लूजन किस बेसिस पे आपने लिया, उसमें क्या प्रोफेशनल जजमेंट आपने यूज़ किया, वो आप डॉक्यूमेंट कीजिए. स्टेप बाय स्टेप चले जाना. सो फर्स्ट पॉइंट वापस से, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, द सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग एंड हाउ यू रीच टू द कंक्लूजन्स. आई बात समझ में, राइट. फिर उसके बाद वो सिग्निफिकेंट मैटर्स यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं. इन डॉक्यूमेंटिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, द ऑडिटर शुड रिकॉर्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स, हु परफॉर्म द ऑडिट वर्क एंड हु रिव्यूड द ऑडिट वर्क. ये सब कुछ उससे आपने डॉक्यूमेंट करना है. एंड देन द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट द डिस्कशंस इन रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट मैटर्स, एंड जो आपने ऑब्टेन किया है और जो आपको प्रोवाइड किया गया था उसके अंदर कहीं इनकंसिस्टेंसी अगर है, डिफरेंसेस है, तो वो भी आपने डॉक्यूमेंट करना है. आई बात समझ में आपको, यस. तो यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंटेशन में नेक्स्ट पॉइंट जो अपन पढ़ रहे हैं, सो क्या लिखेंगे, सो फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट. सो फर्स्ट पॉइंट अपन सिंप्लीफाई करेंगे. यहां पे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. फिर इनको परफॉर्म करके क्या मिलेगा, ऑडिट एविडेंस. फिर आपके कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स, और इसके बेसिस पे द कंक्लूजन्स रीच्ड. फिर उसके बाद discussion of significant matters, discussion of significant matters, and फिर लास्ट में any
इनकंसिस्टेंसी विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ये आपको डॉक्यूमेंट करना है। और इसके अंदर हु परफॉर्म द वर्क, हु रिव्यूड द वर्क, ये सब चीज़ें आपकी आएगी हर एक के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। जमी यहाँ तक बात है आपको? तो फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट, राइट। आगे अब ये वाला पार्ट आप पढ़ लीजिए, सी वाला और डी वाला एक बार। ये असेंबली वाला भी पढ़ लीजिए 60 डेज, और ये आपको मेंटेन करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years। सी और डी पॉइंट पढ़ लीजिए, स्टैंडर्ड अपना ओवर। पढ़ लिया? यस। तो उसके अंदर बेसिकली क्या लिखा हुआ है, अगर डिपार्चर हुआ है कोई एसएस में तो आप कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे याद करिएगा, अभी तक तो पढ़ा नहीं है बट आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे नोट करके रखेंगे। जैसे हम लोग बात करेंगे एसए नंबर 501 की, जो बात करता है इन रिस्पेक्ट टू ऑडिट एविडेंस इन रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक आइटम्स, जिसके अंदर इन्वेंट्री की बात करते हैं। इन्वेंट्री के अंदर अपन जैसे कहते हैं कि अपन ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे इन्वेंट्री का। बट होता क्या है, कभी कभी एज ऑन 31st of March, दैट इज बैलेंस शीट डेट पे, इट बिकम्स व्हाट इम्पॉसिबल और इट इज व्हाट इम्प्रैक्टिकेबल बिकॉज ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। तो हम लोग अल्टरनेटिव डेट पे करते हैं, बट कभी कभी इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल टू कंडक्ट व्हाट फिजिकल इन्वेंट्री वेरिफिकेशन। सो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स हम लोग परफॉर्म करते हैं। सो आपने क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करी, उसके बारे में आप डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। आई बात समझ में आपको? इसी के अंदर कभी कभी हम लोग लिटिगेशन एंड क्लेम्स के बारे में बात करते हैं, बराबर। हम लोग को लिटिगेशन एंड क्लेम्स से रिलेटेड हम लोग को एक्सटर्नल काउंसिल से कभी कभी मिलना पड़ता है, बट वो एक्सटर्नल काउंसिल उनके लॉस के बेसिस पे उनको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ती है। दे कैन नॉट गिव द इंफॉर्मेशन टू एनीवन। सो इसके लिए जब एक्सटर्नल काउंसिल अपने को इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है तो उस समय पे भी हम लोग को अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी पड़ती है। सो जैसे बेसिकली आपने क्या अलग प्रोसीजर्स परफॉर्म करी नॉर्मल कोर्स से, तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? यस। नंबर 2 पॉइंट जो लिखा हुआ है, मैटर्स अराइजिंग आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, एसए नंबर 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में। ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ऑडिटर के सामने आती है जिसके वजह से उसको लगता है कि अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट चेंज करने वाला है या अपना ओपिनियन अब उसकी वजह से चेंज होएगा करके। सो उस केस में वो क्या करता है कि वो कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिसके वजह से उसका ओपिनियन चेंज होएगा वो डॉक्यूमेंट करेगा, और वो चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस को इवैल्यूएट करने के लिए उसने क्या नए ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, क्या नया ऑडिट एविडेंस उसने ऑब्टेन किया, क्या कंक्लूजन उसने पहुंचा, वो अपन उसके बारे में डॉक्यूमेंट करेंगे। आई बात समझ में आपको? यस। और ये इसको वर्किंग पेपर्स कब तक मेंटेन करना है, टिल द पीरियड ऑफ 7 years। असेंबली कितने दिन में करना है उसको, 60 days ओवर। ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसकी होगी, ऑडिटर की, राइट।
सो ये फटाफट आप समरी जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में पढ़ के जानी है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अपन लिखेंगे, 2 बातें लिखेंगे अपन यहाँ पे। प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर retained for 7 years, assembly within 60 days from completion of audit. D का when and by whom the resulting changes to audit documentation were made and reviewed, मतलब कौन से व्यक्ति ने कब वो चेंजेस किए हैं टू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अरे लिखा ना रे, रिजल्टिंग एंगेजमेंट टीम मेंबर भी हो सकता है ना कोई, हाँ, तो किसने किया है वो चेंजेस, तो वो अपने को बात करनी है वहाँ पे, राइट। सो राइट दिस डाउन। Summary of essay 230. ऊपर का हो गया ना बच्चों? नहीं हुआ? एक ही बार लिखना है। चलो ये फॉर्म कंटेंट ये ध्यान में रखना, ये स्टेप बाय स्टेप है। यहां पे ब्रैकेट में लिखता हूं रीड
स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो पता चलेगा आप घर पे ये बोल रहे हो कि अरे यार ये बुक में भी ऐसा ही है, सर ने भी ऐसे लिख के दिया है, फ़ायदा क्या है इसका? सही है ना? ये स्टेप बाय स्टेप, मतलब दिस इज व्हाट इन सीक्वेंस है ये. यस गाइस, डन. ओके, सो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं कौन सा ऐसे नंबर 230, राइट? सो टुमारो व्हेन वी मीट वी आर गोइंग टू कंप्लीट विथ द एंटायर सीरीज ऑफ 200, क्योंकि अब बचे कुछ भी नहीं है. 240 छोटा सा है, बराबर. 250, 260, 265 एंड 299, हाँ बस छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स है ये, राइट? सो सी यू गाइस टुमारो. हो गया ना आज का समय? हाँ जी. सो सी यू गाइस टुमारो. बाय बाय, टेक केयर, बाय.